गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 3 के अध्याय जनसंख्या संगठन के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अध्याय में हम इस अध्याय के से पहले वाले वीडियो में इस अध्याय की कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे पिछले अध्याय में हमने आयु संरचना पर अध्ययन किया था। तो आयु संरचना में ही एक बिंदु और है, वृद्धि होती जनसंख्या। सबसे पहले आज हम वहाँ से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उस बिंदु को क्लियर कर लेते हैं जो 20वीं सदी की एक नई परिघटना है, वृद्धि होती जनसंख्या। वृद्धि होती जनसंख्या से तात्पर्य है यह एक नई परिघटना सामने आ रही है जिसमें 20वीं शताब्दी के बाद से जो समय है, उस 20वीं शताब्दी के बाद के समय में विकसित देशों ने अपनी जन्म दर जो है वह अत्यंत कम कर ली है। 20वीं शताब्दी के बाद की एक नई परिघटना है जो 20वीं शताब्दी के बाद से सामने आई है। इसमें होता क्या है, विकसित राष्ट्र जो है, यह परिघटना विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलती है। विकसित राष्ट्रों में जन्म दर कम होने से बाल वर्ग या बच्चों की जनसंख्या कम पाई जाती है। ये हम सभी जानते हैं कि विकसित राष्ट्रों में जन्म दर है वह 0 या ऋणात्मक के आसपास पहुंचाती है, जिस वजह से नए बच्चों या जनसंख्या में थोड़ी कम आयु की जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। इसी के साथ इन विकसित राष्ट्रों में चिकित्सा सुविधा, उचित खान पान, उचित खाद्य सुरक्षा, खाद्य उपलब्धता, उचित खाद्य उपलब्धता या भोजन उपलब्धता, ठीक है, भोजन उपलब्धता, ठीक है, उचित खाद्य या भोजन उपलब्धता के कारण इन राष्ट्रों की जीवन प्रत्याशा अधिक होने के कारण यहाँ पर वृद्ध जनसंख्या बढ़ रही है। वृद्ध जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या में बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, उन राष्ट्रों की जनसंख्या ही वृद्धि नहीं हो रही है। एक तरह से देखें तो उन राष्ट्रों की जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक स्तर है, वह भी वृद्ध हो रहा है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक शक्ति होती है वह होती है उस स्थान में से की युवा जनसंख्या। क्योंकि युवा जनसंख्या सक्रिय होती है, आर्थिक रूप से सक्रिय होती है,
और आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या ही उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करती है। तो इस प्रकार की जो समस्या है या इस प्रकार की जो एक नई परिघटना है, ठीक है, वह विकसित राष्ट्रों में देखने को मिल रही है। यहाँ पर बुजुर्ग जनसंख्या का अनुपात, बुजुर्ग जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है, जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है। बुजुर्ग जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है। इनमें जापान, चीन और यूरोप जैसे, यूरोप है, अमेरिका है, इस तरह के विकसित जो राष्ट्र है उन राष्ट्रों को इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम जनसंख्या का नगरीय और ग्रामीण संगठन। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय संगठन, किसी भी स्थान में से इसकी जनसंख्या को ग्रामीण या नगरीय उनके आवास के आधार पर कहा जा सकता है। आवास के आधार पर, आवास के आधार पर जनसंख्या ग्रामीण एवं नगरीय होती है। मूल रूप से विभाजन का जो आधार होता है उनके आवास के आधार पर विभाजन किया जाता है। इसके अलावा जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है उनमें कई प्रकार की विभिन्नताएं होती है। उनकी नगरीय जीवन, ठीक है, ग्रामीण और नगरीय जीवन में आजीविका और सामाजिक जीवन, नगरीय एवं ग्रामीण जीवन एक दूसरे से सामाजिक जीवन, एक दूसरे से सामाजिक जीवन और आजीविका के जो तौर तरीके हैं, आजीविका के तरीकों में भिन्न होते हैं। ग्रामीण जीवन, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका जो सामाजिक जीवन है वह प्रगाढ़शाली होता है, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना। जबकि नगरीय जीवन है वहाँ पर सामाजिक जीवन थोड़ा सा कमजोर होता है। जबकि आजीविका के स्तर जो है ग्रामीण जीवन में आजीविका के अवसर कम प्राप्त होते हैं और नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर आजीविका के अवसर ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इसी के साथ साथ ग्रामीण तरीकों में आजीविका के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं जो शहरी क्षेत्रों से काफ़ी भिन्न होते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है वह प्राथमिक कार्यों में ज़्यादा संख्या में लीन होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर प्राथमिक कार्यों के अलावा अन्य जो क्रियाएं हैं उनमें लोग ज़्यादा संलग्न रहते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग संगठन, आयु लिंग संगठन, आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व तथा विकास, उन क्षेत्रों का जो विकास है, विकास के अलग अलग स्तर पाए जाते हैं, स्तर पाए जाते हैं, अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। ग्रामीण और जो नगरीय जनसंख्या है उन ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का मापदंड क्या होगा, यह अलग अलग देश अलग अलग प्रकार से तय करते हैं। यानी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के मापदंड के जो तरीके हैं प्रत्येक देश के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के
आधार पर अमेरिका है, यहाँ पर 2500 व्यक्तियों से कम जनसंख्या वाला क्षेत्र ग्रामीण होता है। यानी अमेरिका में ग्रामीण, किसी क्षेत्र को ग्रामीण मानने का जो मापदंड है वह है जनसंख्या का आंकड़ा। वहाँ पर 2500 व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में रहते हैं, 2500 या उससे ऊपर, तो वह क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाता है। जबकि अगर 2500 से 2500 से कम जनसंख्या है किसी क्षेत्र की, तो उस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जबकि जो भारत है, भारत में यही आंकड़ा 5000 व्यक्तियों का है। 5000 व्यक्तियों का है कि कम से कम किसी क्षेत्र की जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, तथा उस क्षेत्र में आधे से अधिक लोग गैर प्राथमिक कार्यों में लीन होने चाहिए। भारत में यही मापदंड है, वह जनसंख्या के आधार पर 5000 व्यक्ति तथा साथ में व्यावसायिक शर्त और जोड़ी हुई है कि वहां पर आधे से अधिक जो जनसंख्या है वह गैर प्राथमिक कार्यों में लीन होनी चाहिए। तो इस आधार पर अलग अलग देशों में यह जो मापदंड है वह भी अलग अलग पाया जाता है। अब सामान्य भाषा में हम किसे ग्रामीण कह सकते हैं, किसे शहरी कह सकते हैं, तो यह देख लेते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। सामान्य भाषा में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहते हैं जहां पर प्राथमिक क्रियाओं में लोग, ग्रामीण क्षेत्र उन क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र माना जाता है जहां की अधिकांश आबादी प्राथमिक कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यन, इस प्रकार के प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो। तो जिन क्षेत्रों में अधिकांश आबादी प्राथमिक कार्यों में लीन होती है, तो उन क्षेत्रों को हम ग्रामीण क्षेत्र मानते हैं। जबकि जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, उन नगरीय क्षेत्रों की, नगरीय क्षेत्र, सामान्य भाषा में नगरीय क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिन क्षेत्रों की अधिकांश आबादी या कार्यशील जनसंख्या अधिकांश आबादी या कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में कार्यरत। जिन क्षेत्रों में अधिकांश आबादी गैर प्राथमिक कार्यों में कार्यरत होती है, जिन क्षेत्रों की कार्यशील आबादी गैर प्राथमिक कार्यों में कार्यरत होती है, उन क्षेत्रों को हम नगरीय क्षेत्र मानते हैं। और जिन क्षेत्रों की कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लीन होती है, कार्यरत होती है, उन्हें हम ग्रामीण क्षेत्र मानते हैं। यह सामान्य सी भाषा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों में
प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज का डिफरेंस होता है। जैसे आयु लिंग संगठन, दोनों में आयु लिंग का अंतर होता है। साक्षरता दर है, साक्षरता का डिफरेंस होता है। ठीक है, जनसंख्या, जन घनत्व का डिफरेंस होता है, जन घनत्व का डिफरेंस होता है। इस प्रकार की काफी चीजें हैं जो प्राथमिक और ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे से अलग अलग पाई जाती है। जैसे लिंग, जनसंख्या लिंग अनुपात के आधार पर देखते हैं। यह 2003 का एक आंकड़ा है जिसमें अलग अलग विश्व के देश है। उन विश्व के अलग अलग देशों में जनसंख्या का जो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लिंगानुपात का डिफरेंस है वह है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ये लाइन इंगित करती है। तो इस आधार पर हम देखते हैं फिनलैंड में जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की जो संख्या है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या है प्रति 1000 पुरुषों पर 986 ही पाई जाती है। यानी फिनलैंड में जो नगरीय क्षेत्र है उस नगरीय क्षेत्रों में जो नगरीय क्षेत्र है उस नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है। अगला देश है कनाडा। कनाडा में ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर 941 है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के 1000 की जनसंख्या के ऊपर 1040 पाई जाती है। यहाँ पर नगरीय क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या कम है। वहीं न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में भी ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या 1000 पुरुषों के मुकाबले 935 है, जबकि नगरीय क्षेत्र में 1051 है। अगला ब्राजील। ब्राजील में ग्रामीण क्षेत्र में 908 और शहरी क्षेत्र है वहाँ पर 1063 की जनसंख्या पाई जाती है। जबकि जो पिछड़े हुए देश है, पिछड़े हुए देशों में देखो, विकासशील देशों में जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या पर जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे में 1000 की जनसंख्या पर 1029 स्त्रियां ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि यहाँ पर शहरी क्षेत्र में प्रतिशत कम है। शहरी क्षेत्र में 1000 पुरुषों के मुकाबले ग्रामीण 1000 पुरुषों के मुकाबले शहरों में स्त्रियों की संख्या 1060 है। वहीं नेपाल का देखते हैं तो नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1012 स्त्रियां पाई जाती है और शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत कम है, स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत कम है। 1000 पुरुषों पर मात्र 939 स्त्रियां पाई जाती है। तो यह ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या के साथ साथ उनकी साक्षरता को भी दर्शाता है, उनके व्यवसाय को भी दर्शाता है, क्योंकि जो विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्रों में स्त्रियां काम या रोजगार के लिए शहरों की तरफ प्रवास कर जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां घर पे रहती है विकासशील देशों में। और विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि कार्य है या प्राथमिक कार्य है वहाँ पर भी स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। इसी के साथ कुछ और भी भिन्नता है जिसे हम देखते हैं। अलग अलग देश में जैसे कनाडा, फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश है वहाँ पर ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर जो है अफ्रीका और एशियाई जो देश है उनके मुकाबले, जैसे जिम्बाब्वे, नेपाल जो आप देख रहे हो, उनमें ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत है। ठीक है, पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले या अपेक्षा पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है। ये जो चार्ट है इसके आधार पर विकसित राष्ट्रों में
ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री जनसंख्या कम एवं नगरीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। पुरुषों के अनुपात में। ये हमने देखा है कि जो विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्रों में जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या, स्त्रियों की जनसंख्या कम है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम है, और नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। जबकि जो विकासशील राष्ट्र है वहाँ पर विकासशील राष्ट्रों में जो होता आ रहा है, नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक, और ग्रामीण जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति बिल्कुल, क्योंकि ये सारे विकासशील देश है, ये इस स्थिति के विपरीत पाई जाती है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। नेपाल है, पाकिस्तान है, जिम्बाब्वे है, ऐसे विकासशील राष्ट्रों में। ठीक है, इसका प्रमुख कारण है नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या है? नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। रोजगार के जो अवसर है वह अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं हैं, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अधिक होने के कारण महिलाएं रोजगार हेतु प्रवास कर जाती है, यानी नगरीय क्षेत्रों की तरफ पलायन कर जाती है। महिलाओं का आगमन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ हो जाता है। विकासशील देशों में नहीं तो उल्टा होता है, जबकि ये वाली जो कंडीशन है यह विकसित राष्ट्रों की है। विकसित राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं नगरीय क्षेत्रों की तरफ प्रवास कर जाती है, और जो विकासशील राष्ट्र है वहाँ पर रोजगार के लिए पुरुष जनसंख्या है वह प्रवास करती है। इसके अलावा जो है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता पाई जाती है रोजगार के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक दूसरा कारण और है, वह है कृषि। कृषि का जो तरीका है वह तरीका भी एक प्रमुख कारण है। विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्रों में कृषि कार्य पुरुष प्रधान है। विकसित राष्ट्र है, यहाँ पर जो कृषि कार्य किया जाता है उसमें पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा कार्यरत रहती है, क्योंकि विकसित राष्ट्रों में कृषि कार्य पूर्णतया मशीनों के माध्यम से किया जाता है। जबकि जो विकासशील राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्रों में कृषि कार्य वह महिला प्रधान है। महिलाएं अपने घर का कामकाज करने के बाद कृषि कार्यों में लीन होकर कृषि कार्य कर लेती है, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में अधिकांश काम श्रम शक्ति के माध्यम से किया जाता है, मानव श्रम के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है। तो विकासशील राष्ट्र, जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर कृषि कार्य है, जो कृषि व्यवसाय है वह पुरुष प्रधान है। ठीक है, इसके कारण भी
जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर विकसित राष्ट्रों में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है और नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। भारत जैसे देश है, भारत है निर्माण विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र है, यहाँ पर जो जनसंख्या है वह कृषि कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में लीन रहती है, महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है और पुरुष है रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षा के कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं। विकासशील राष्ट्रों में नगरीय क्षेत्र में स्त्री जनसंख्या कम होने का प्रमुख कारण रहन उचित आवासीय रहन सहन क्षेत्रों की कमी। जो विकासशील राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्रों में जो शहरी क्षेत्र है, उन शहरी क्षेत्रों में जो काम करने वाली जनसंख्या है, श्रमिक जनसंख्या है, उस श्रमिक जनसंख्या के लिए ठीक है उचित आवासों की या रहन सहन की कमी है और जो उचित आवास है वहाँ पर आवासों की उच्च लागत। अगर अच्छे स्थान पर रहना है, अच्छे आवासों की व्यवस्था करनी है तो वह लागत बहुत ज़्यादा पड़ती है, इतनी उनकी इनकम नहीं होती जितना उनका खर्चा हो जाता है। इसके साथ साथ ही रोजगार के अवसरों की कमी भी होती है, रोजगार के अवसरों की कमी। अगला कारण है सामाजिक असुरक्षा। सामाजिक असुरक्षा है, ये विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण महिलाओं को शहरों की ओर प्रवास करने से रोकते हैं, जबकि विकसित राष्ट्रों में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। इस वजह से विकसित राष्ट्रों में महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। तो ये था आपका जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय संगठन। अगले वीडियो क्लास में नया टॉपिक देखते, नया बिंदु चर्चा करते हैं, साक्षरता। ठीक है।